Hello friends, I hope you all are safe and good. Myself Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationally. तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा है टॉपिक लेंदी। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। So today we are going to discuss a specification of instructional objectives in behavioral terms with respect to Bloom's taxonomy. So in short आज की हम वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे Bloom's taxonomy को। और मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ही क्लियर कट के ब्लूम टेक्सोनॉमी भी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के अंदर ही आता है, एक पार्ट है उसका। वो पता लगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे टेट एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए तो है ही है, ठीक है। बट जो है हमारे सिलेबस में उसे इसी के अंडर में जो है रखा गया है, और तो हम उसी के रेस्पेक्ट में आज इसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु वॉज बेंजामिन सैमुअल ब्लूम, हु वॉज ही, ठीक है। चलिए देखते हैं हु वॉज ही। So he was born on 21st Feb 1930 and died on 30th September 1999। ये जो है एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया क्लासिफिकेशन में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के, और काफ़ी सारी मास्टरी लर्निंग की थ्योरी जो है इन्होंने हम दी, ठीक है। उसमें से मेन तो कॉग्निटिव डोमेन ही है, ठीक है। अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो पर्टिकुलरली जो बेंजामिन सैमुअल ब्लूम जो जाने जाते हैं वो अपने एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की वजह से ही जाने जाते हैं, और उन्होंने डेवलप किया एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम डिस्क्राइब करने का या हेल्प करने का एजुकेशनल आउटकम्स को बाहर लाने के लिए, ठीक है, मिड 1950s में, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंस किया काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस को, फिलोसफीज़ को, एजुकेटर्स की काफ़ी सारे फिलोसफीज़ को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया वर्ल्ड में लेटर पार्ट में 20th सेंचुरी के, ठीक है। तो ये तो हुई कि वो थे कौन। तो ये एक गुड स्टार्ट है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले उनके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, दैट हु वॉज ही, उसके बाद आगे चलना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए इन्होंने बेसिकली 3 लर्निंग डोमेन्स हमें दिए थे, दैट इज बेंजामिन सैमुअल ब्लूम हैज़ डिवाइडेड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन 3 पार्ट्स, और वी कैन से 3 लर्निंग डोमेन्स, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा इसमें है कन्फ्यूजन, आपको हो सकता है, बट मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश पूरी करूँगी, ठीक है। आप ध्यान से बस सुनते रहिए और समझने की कोशिश करिएगा। रट्टा मारेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई दिखाई देंगी आपको आगे चलकर, ठीक है ना। और इसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। आई डोंट नो कितनों को वो चीज़ें पता होंगी, पर चलिए देखते हैं, बात करेंगे उनके बारे में। अभी फ़िलहाल जो 3 डोमेन्स हैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के, वो हैं कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। 3 डोमेन है, इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है कॉग्निटिव डोमेन। सो कॉग्निटिव डोमेन में बेसिकली जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलेक्चुअल, जो माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, कंसर्न विद नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ठीक है, जानने की जितनी भी चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर बात करें अफेक्टिव डोमेन की, सो इसमें सारी जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, अप्रिसिएशंस हैं, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। स्किल्स भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और किसकी इंक्लूड होती हैं? प्यूपिल्स की, ठीक है, प्यूपिल्स की इंक्लूड होती हैं। और ये एक ड्यूटी है टीचर की, डेवलप करना इन ऑब्जेक्टिव्स को, इन डोमेन्स को लाना प्यूपिल्स के अंदर, ठीक है, अफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन के बारे में। तो साइकोमोटर डोमेन जो है वो मोटर स्किल्स से रिलेटेड होती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये बेसिकली रिलेटेड होती है फिजिकल चीज़ों से, हैंड्स, ठीक है। अभी आगे चल के आप और बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ, कॉग्निटिव जो है वो हमारा रिलेटेड होता है हेड से, माइंड से, इंटेलेक्ट से। आप 3 चीज़ें याद कर लीजिए, ठीक है। अफेक्टिव होता है हमारा हार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, और साइकोमोटर होता है हमारा हैंड से रिलेटेड। तो क्या हुआ, मस्तिष्क, दिल और हाथ, 3 चीज़ें आप याद रख लीजिए कि हाँ ये इंक्लूड होता है, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। आगे चलते हैं।
अब आगे बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। सो बेसिकली मैं आपको पहले तो ये बता दूं, जो कॉग्निटिव डोमेन है ये पूरी तरह जो है वो ब्लूम ने दिया था, ठीक है। उसमें भी 2 बार, इसमें एक बार चेंजेस भी आए। तो सबसे पहले जो ये आया था 1956 में, इसको पहले लाया गया था, वो भी नाउन के फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जब रिवाइज्ड करके आया, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ क्रॉस लगी रहा है, तो जब ये रिवाइज करके आया था 2001 में, तो जब ये जो है ट्रांसफ़र हो गया था वर्ब फॉर्म में, ठीक है, वर्ब की फॉर्म में आया था फिर ये। तो इसमें क्या चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, इसके इन सब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ये सारे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, कॉग्निटिव डोमेन के, ठीक है। तो पहला नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है, इवेलुएशन है। यहाँ पे नॉलेज की जगह रिमेंबर हो गया है, फिर अंडरस्टैंड, फिर अप्लाई, फिर एनालाइज, फिर इवेल्युएशन को इन्होंने पहले कर दिया है, ठीक है। फिर सिंथेसिस की जगह हो गया क्रिएट। ओके, चलिए आगे समझते हैं टर्म्स को, क्या है ये सब यहाँ पे हैं सब, यहाँ देख लेते हैं, अच्छी तरह समझते हुए चलिएगा, जब फ़ायदा है, वरना कोई नहीं फिर आप कंफ्यूज ही रह जाओगे, ठीक है। चलिए पहले, सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आता है नॉलेज। तो नॉलेज में बेसिकली हम चीज़ों को सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं पहले चीज़ों को, ठीक है। उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे ऑब्जर्वेशन, लोकेटिंग, नेमिंग, ये सब, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में हम चीज़ों को समझते हैं, जो हमने रिकॉल किया है उन सबको हम पहले समझते हैं, उन्हें समराइज करते हैं, डिस्कस करते हैं उन्हें बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आती है, उसके बाद हमने चीज़ों को रिकॉल कर लिया, उन्हें समझ लिया, अब उन्हें अप्लाई करते हैं, ठीक है। यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज, यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को यहाँ पे अप्लाई करना इन्होंने बताया है। मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कैसे भी हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है एनालिसिस करना, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग पैटर्न्स। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको, एप्लीकेशन में जो है ना, वो हम जो नए और अनफेमिलियर सिचुएशंस होती हैं उनमें भी चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो फेमिलियर सिचुएशन है उसमें ही हम करें, ऐसा कुछ नहीं है। इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ अ कंसेप्ट टू अ न्यू और अनफेमिलियर सिचुएशन। अनफेमिलियर सिचुएशन में भी अप्लाई करना आना चाहिए चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद अब हम एनालिसिस पे थे, तो एनालिसिस की बात कर लेते हैं। मतलब ये ब्रेक डाउन करता है, विश्लेषण करता है, ये एक तरीके से चीज़ों का एनालिसिस जो है वो डिवाइड करता है कंटेंट को डिफरेंट पार्ट्स में समझने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के फॉर्म में विश्लेषण करता है। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंथेसिस पे। सो कमिंग टू सिंथेसिस, ये ओल्ड कंसेप्ट को यूज़ करता है न्यू आइडियाज़ लाने के लिए, ठीक है। पहले सबको ओल्ड कंसेप्ट को सबको पहले यूज़ करेगा, फिर नए आइडियाज़ जो है फॉर्म करेगा, एक नई न्यू नॉलेज को फॉर्म करता है, ठीक है। आगे चल के इनके एक्शन वर्ब्स के बारे में भी देखेंगे। लास्ट आता है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, ठीक है। लास्ट में इन्होंने रखा है मूल्यांकन। सो इसमें जो है ये बताया गया है कि जो ये है एबिलिटी है किसी भी कंटेंट का मूल्यांकन करने की, या किसी भी कंटेंट को हम कंक्लूड कैसे करें, इंटरनल फॉर्म में, एक्सटर्नल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हम किसी भी चीज़ को कैसे जो है वो मूल्यांकन उनका कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ सॉल्व करके, जज करके, रिकमेंड करके, रेटिंग करके, काफ़ी सारी चीज़ों के बेसिस पे हम जो है किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। कोई एक बेसिस नहीं होता है। चलिए सारी बात हो गई, आगे चलते हैं। अगर आप समझते जा रहे हैं तो लाइक करते जाना, अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। शेयर भी कर लेना अगर पॉसिबल हो तो, है। और ऊपर से अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम है ही, मैंने आपको बता रखा है, टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी आपको। डू शार सम लव, ओके। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की एक्शन वर्ब्स की, ठीक है। चलिए तो पहला जो है वो आ जाता है यहाँ पे। सबसे पहले आप ये चेंज कर लेना, तो इवेलुएट जो है वो यहाँ आ जाएगा, इवेलुएट यहाँ आ जाएगा, और ये क्रिएट जो है ये सिंथेसिस है तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक्शन वर्ब सेम है, ये क्रिएट भी उसे हम कह सकते हैं, पर आप सिंथेसिस ही रखना, ठीक है, जो उसमें दे रखा है। चलिए इसमें नॉलेज में हम
आपको मैं एक बात और बता दूं, ये जो एक्शन वर्ब्स है ना, इन रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, समझिएगा। नॉलेज को आपने पहले समझा, ठीक है, उसके बेसिस पे कि हम पहले चीज़ों को रिकॉल करते हैं, उसी बेसिस पे ये सारी एक्शन वर्ब देखते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइज, टेल, एक्सप्लेन, ठीक है, ऐसे ही आपको याद करना है, रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने बैठोगे तो बस फंस जाओगे, कुछ नहीं होगा फिर। समझते चलिए, सब समझ में आएगा धीरे धीरे। एक बार वीडियो देख के ना आए, दोबारा देखिए, आएगा, ज़रूर आएगा समझ में। इतना कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, ये हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग, समझते हैं चीज़ों को। फिर उसमें आता है समराइज, इंटरप्रेट, क्लासीफाई, कंपेयर, कंट्रास्ट, ठीक है। उसके बाद अप्लाई, सॉल्व, चेंज, यूज, स्केच, एनालाइज में कंट्रास्ट, कंटेंट, रिलेट। अच्छा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें, कुछ टर्म किसी किसी में क्या कहते हैं, एक जैसे भी हैं, ठीक है। तो थोड़ा देख के ही आप समझना, थोड़ा याद करना चीज़ों को। उसके बाद हम बात करते हैं इवेलुएशन की। बात करें तो क्रिटिसाइज, रिफेम, जज, डिफेंड, अप्रेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है सिंथेसिस, तो इसमें डिज़ाइन, मॉडिफाई, रोल प्ले, डेवलप, रीराइट, पाइवट, ठीक है। चलिए, याद रखना, यहाँ पे आएगा इवेल्युएट, इस साइड चला जाएगा, ठीक है। ये गलत दे रखा है इस फोटो में। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब बात करेंगे कॉग्निटिव डोमेन के रिवाइज्ड मॉड्यूल की, ठीक है ना, और उनके एक्शन वर्ब्स की। तो जो रिवाइज्ड है वो कब आया था? 2001 में आया था, ठीक है। याद रखनी है ऐसी चीज़ें। चलिए, और आई होप आपको याद हो भी गया होगा, मैं बोल रही हूँ बार बार, ठीक है ना। चलिए, तो पहला है रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग में भी हम सेम करते हैं, रिकॉल करते हैं चीज़ों को, ठीक है। सिमिलर है, उसके ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है रिवाइज्ड में, आपको स्लाइटली डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। रिमेम्बरिंग में भी हमारा सेम काम रहता है। इसके भी एक्शन वर्ब देख लीजिए, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, मेमोराइज, ओके। अंडरस्टैंडिंग सेम चीज़ है। अंडरस्टैंडिंग में सेंस बनाना, किसी भी इंफॉर्मेशन को में से सेंस बनाना, रिकॉल कर लिया, आप समझ रहे हैं उन चीज़ों को, ठीक है। तो उसमें इंटरप्रेट, समराइज, एक्सप्लेन, ये सब इसके एक्शन वर्ब्स हो गई। देन फिर अप्लाई, वही एप्लीकेशन, अप्लाई करना चीज़ों को, यूज़ करके इंफॉर्मेशन को, नई इंफॉर्मेशन को यूज़ करके, पर सिमिलर फॉर्म में हम जो है उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है डायग्राम में चार्ट, सॉल्व, कैलकुलेट, ठीक है। फिर एनालाइजिंग आ जाता है। अब एनालाइजिंग में भी सेम ही चीज़ है, टेक इन्फो अपार्ट, इन्फॉर्मेशन को अपार्ट, ब्रेक कर लेते हैं चीज़ों को, फिर एक्सप्लोर करते हैं नई चीज़ें, ठीक है। इसमें आ जाता है एग्जामिन, ऑर्गेनाइज, कैटेगराइज, कंपेयर। देन कमिंग टू वर्ड्स एवेलुएटिंग, तो इसमें एवेलुएटिंग को पहले कर दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें आता है क्रिएटिंग, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपको इसलिए पहले, ठीक है, पहले वाली स्लाइड में जो गलत था। तो यहाँ पे अब आ जाएगा इवेलुएटिंग सबसे पहले। तो एनालाइजिंग के बाद हम फिर मूल्यांकन करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हम मूल्यांकन करते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक ही चीज़ है। क्रिटिक, टेस्ट, डिफेंड, क्रिटिसाइज, इसमें सब एक्शन वर्ब्स आ जाएंगे। उसके बाद क्रिएटिंग, अब हमने इतना सब कर लिया, रिमेंबर कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, फिर अप्लाई कर लिया चीज़ों को, एनालाइज भी कर लिया, अच्छा इवेलुएशन भी कर चुके हैं इसमें तो हम, ठीक है। अब हम अपना कुछ क्रिएट करेंगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को हमने यूज़ कर लिया, अब हम क्रिएट करेंगे कुछ, ठीक है। तो वो सब इसमें आ जाता है। क्या इसमें क्या एक्शन है? इसमें सिंपल ही है इसका, तो डिज़ाइन, बिल्ड, प्लान, कंस्ट्रक्ट, डिवाइस, इन्वेंट, प्रोड्यूस, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता अब कोई कन्फ्यूजन रहना चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं ऐसा, अफेक्टिव डोमेन। ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन तो जो बेसिकली है वो ब्लूम ने ही दिया है, ठीक है। अब बात करें अगर अफेक्टिव डोमेन की और उसके ऑब्जेक्टिव्स की, तो ये डोमेन जो है वो 3 लोगों ने दिया था, ब्लूम, क्रैथहोल और मार्सिया ने कलेक्टिवली दिया था। टेक्सोनॉमी के अंदर आ रहा है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ब्लूम ने दिया है, और लोगों का भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। और हमें ये चीज़ें याद रखनी है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को याद है, बट अब पता चल गया है, तो अब याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर में लिख के आनी है सारी चीज़ें, ये नहीं वहाँ जाके भूल रहे हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें मतलब तीनों के नाम आपको यहाँ पे लिख के आने, कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ अच्छा ब्लूम टेक्सोनॉमी तो सब कुछ ब्लूम ने ही दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसमें ट्विस्ट था थोड़ा जो मैं आपको बताने वाली थी। चलिए देखते हैं अब आगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले रिसीविंग है। अगर हम पहले ऑब्जेक्टिव की बात करें, अच्छा सब कुछ जो है पिरामिड में है, चल रहा है, तो सब कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, ठीक है।
तो अगर हम रिसीविंग की बात करें तो रिसीविंग में हम मतलब चीज़ों को ग्रास्प करते हैं, ठीक है। विलिंग टू बी अवेयर ऑफ द सेटिंग और सिचुएशन, कितना हम अवेयर हैं चीज़ों को लेकर, कितना हम चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं अलग अलग सिचुएशन से, कितने हमारे अटेंशन है, ठीक है, कितना हम किसी भी चीज़ से ले पा रहे हैं, मेनली यही है। इसके बाद रिस्पॉन्ड, अच्छा हमने समझ लिया चीज़ों को, रिसीव कर लिया, अब हम रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे उस चीज़ में, कैसे उसमें विलिंगली पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है, कैसे हम उसमें ओबीडियंट रहेंगे, एक सेटिस्फैक्ट्री जो है अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे उसमें, वो सब इसमें आ जाता है, ठीक है ना। बात करें वैल्यूइंग की, तो वैल्यूइंग में जो है आ जाता है आपका चीज़ों को वैल्यू कितना कर रहे हैं आप, ठीक है। आइडेंटिफाई इसमें करते हैं हम बिहेवियर को और उसी पे हम कमिट रहते हैं, ठीक है। किसी भी एक सर्टेन वे को जो है फ्रीक्वेंटली चूज करते हैं और फिर उसी पे जो है हम कमिट रहते हैं, ठीक है, वैल्यू करते हैं इसमें चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ये नहीं है आज कुछ कर लिया फिर कल कुछ कर रहे हैं, कमिटिंग ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, इसमें वैल्यूज जो हैं वो सिस्टमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। हम कंपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कंट्रास्ट कर सकते हैं चॉइसेस को, क्या हमें प्रायोरिटी में रखना है क्या नहीं, ठीक है। चूज टू कमिट टू सर्टेन वैल्यूज एंड बिहेवियर्स, ठीक है। लास्ट आ जाता है करेक्टराइजिंग, इसमें हमें एक्ट करना होता है कंसिस्टेंटली, ठीक है। और अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कैरेक्टराइजिंग की है कि सबसे हाईएस्ट जो है वो वैल्यू है, ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी है ये एक्टिविटी की जो अफेक्टिव डोमेन को बिलोंग करती है। और इसमें जो लर्नर है वो एबल है एम्बाइब करने के लिए सारी एसेंशियल और अफेक्टिव बिहेवियर को, सबको वो एम्बाइब कर सकता है अच्छी तरीके से, जैसे काफ़ी सारे इंटरेस्ट हो गए, सबको अपने अंदर मतलब वो ढाल सकता है, मतलब ढाल लिया है उसने स्टेज पे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एटीट्यूड्स हो गए, सारी वैल्यूज़ हो गई, सारे पैटर्न्स हो गए। अच्छा, इस लेवल के टीचर भी उससे जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो कैटेगराइज कर पाएगा ईजीली सारी नॉलेज वैल्यू सिस्टम की प्यूपल की, काफ़ी इजीली जो है टीचर अच्छी तरह नॉलेज जो है वो कैटेगराइज कर पाएगा प्यूपल की, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो आपको, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आते हैं, अब बात करते हैं एक्शन वर्ब्स की, ठीक, एक्शन वर्ब्स की बात करते हैं अब, अफेक्टिव डोमेन एक्शन वर्ब्स की। तो चलिए देखते हैं रिसीविंग, इसमें भी आपको सेम करना है, चीज़ों को रिलेट करना है। रिसीविंग का कंसेप्ट आपको पता चल गया है क्या है, उससे रिलेट करते हुए आपको ये एक्शन वर्ब जो है वो याद करनी है, अपने आप आपके माइंड में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे एक्सेप्ट, अटेंड, डेवलप, रिकॉग्नाइज। अच्छा, रेस्पॉन्डिंग का भी सेम करना है, कंप्लीट, कंप्लाई, कोऑपरेट, डिस्कस, ओबे, रेस्पॉन्ड। वैल्यूइंग का डिफेंड, डिवोट, एक्सेप्ट, परस्यू, सीक। ऑर्गेनाइजेशन, कोड, डिस्क्रिमिनेट, डिस्प्ले, ऑर्डर, ऑर्गेनाइज, वे, सिस्टमेटाइज। कैरेक्टराइजेशन में है इंटरनलाइज और वेरीफाई, ठीक है। कुछ एक्शन वर्ब्स हो गई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, लास्ट डोमेन की अब बात करेंगे। तो जो लास्ट डोमेन है वो तो एकदम ही अलग है, वो ईजी सिम्पसन ने पहले दिया था 1966 में, एंड देन फिर उसका जो मॉडिफिकेशन है वो हेरोज ने किया था 1972 में। ये बात याद रखिएगा आप कि जो लास्ट वाला डोमेन है वो तो ईजी सिम्पसन ने ही दिया था। उसमें मैंने तो अभी तक जो है पढ़ा नहीं है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का इसमें कोई वो है रोल। इसमें तीनों चीज़ें हैं, तो सबसे जो मेन है वो कॉग्निटिव ही है वैसे तो, बाकी के दोनों डोमेन्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर सिलेबस में है तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, इनफैक्ट अभी भी कन्फ्यूजन है, बाकी जितना मुझे समझ में आया उतना मैं आपको बता रही हूँ कि ईजी सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन दिया है, ठीक है। और इसका रिवाइज्ड वर्जन जो है, वो जो मॉडिफाइड वर्जन है इसका, वो हेरोज ने दिया, उसे भी अभी हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव जल्दी से। पहला है इसमें परसेप्शन, हम किसी भी चीज़ को हम परसीव कर रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, ठीक है, गाइड मोटर एक्टिविटी के थ्रू हम अपने परसीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को अपने सेंसेस से, ठीक है। तो इसकी एक्शन वर्ब क्या हो जाएगा, डिटेक्ट, हियर, लिसन, ऑब्जर्व। सेम चीज़ है, इसमें भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेट आ जाता है। सेट में क्या होता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली रेडी टू एक्ट। कोई जो पीपल है या फिर जो लर्नर है वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली रेडी है एक्ट करने के लिए या नहीं। इसके एक्शन वर्ब देख लेते हैं, अचीव, अज्यूम, एस्टैब्लिश, प्लेस, पोजीशन, सिट, स्टैंड, ये सब आ जाता है। अब गाइडेड रेस्पॉन्स, अच्छा, इसमें इमिटेट करता है, प्रैक्टिस करता है स्किल्स की, इमिटेट करता है, कॉपी करता है। अब जैसे आप
एज अ टीचर, मतलब आप एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, ठीक है इस टाइम। तो आप क्या करते हो कि आपको टीचर बनना है, तो अगर आपको कोई फेवरेट टीचर होगा या आपको किसी टीचर की पढ़ाने की टेक्निक या स्किल कोई अच्छी लगती होगी, तो आप उसको कॉपी करने की कोशिश करते होगे और अपने अंदर ढालने की कोशिश करते होगे कि अच्छा अगर सर ऐसे पढ़ा रहे हैं और उससे बच्चे इतनी अच्छी तरह सुन रहे हैं, उनके अटेंशन को ले रहे हैं वो, तो मैं भी ऐसा ही करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो गाइडेड रेस्पॉन्स में इमिटेट का मतलब है कॉपी करना चीज़ों को, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आप कॉपी ही करोगे ना, सीखने के लिए किसी को तो देखोगे, ठीक है। तो इसमें आएगा कॉपी, डुप्लीकेट, इमिटेट, मैनिपुलेट, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में जो है परफॉर्म्स एक्ट विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंस एंड प्रोफिशिएंसी। इसमें जो हमारे एक्ट होते हैं वो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, जो इसमें बोला गया है, परफॉर्म करने चाहिए एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका कंप्लीट, कंडक्ट, डेमोन्स्ट्रेट, एग्जीक्यूट, इम्प्रूव कर सकते हैं, वही परफॉर्म कर सकते हैं एक्ट को इंक्रीजिंग एफिशिएंसी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, प्रोफिशिएंसी के साथ। अब आ जाएगा कंप्लीट ओवर्ट रेस्पॉन्स। इसमें हम परफॉर्म करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं अच्छी तरीके से। तो इसमें हम एक एडवांस लेवल पे जो है आ जाते हैं, एक्ट करते हैं, एडवांस करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं इसमें हम चीज़ों को, डायरेक्ट, एक्सेल, गाइड, मेंटेन, मैनेज। तो इस स्टेज पर हम ये सब करने लगते हैं। अब ये सब करने के बाद हम चीज़ों को अडॉप्ट करना सीख लेते हैं, फेमिलियर ना अनफेमिलियर कंडीशन में, कैसी भी कंडीशन हो हमें चीज़ों को अडॉप्ट करना आना ही आना चाहिए, ठीक है। अडेप्ट स्किल सेट टू मीट अ प्रॉब्लम सिचुएशन। इसमें अडॉप्ट, रीऑर्गेनाइज, ऑल्टर, रिवाइज, चेंज, ठीक है। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं अपना कुछ। इतना सा हमने सीख लिया, परसीव कर लिया, फिर हमने सेट कर लिया, गाइडेड रिस्पॉन्स हो गया, मैकेनिज्म हो गया, फिर कंप्लीट ओवर्ट रेस्पॉन्स हो गया, हम आ गए ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने की स्टेज पे, फिर अडॉप्ट भी कर लिया अच्छा हमने सिचुएशन। अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे, अब हम नए पैटर्न्स और स्पेसिफिक सिचुएशंस खुद क्रिएट करेंगे इतना सब सीखने के बाद, ठीक है। अब इसमें आता है डिज़ाइन, ओरिजिनेट, कंबाइन, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो चलिए, ये तो यहाँ तक की बात रही, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा लग रहा है, लाइक करते चलना अगर समझ में आ रहा है तो। देखिए अब आ गया मॉडिफाइड वर्जन, आ गया अब हमारा। हेरोज ने जो दिया था मॉडिफाइड वर्जन, सिम्पसन के क्लासिफिकेशन को जो उन्होंने मॉडिफाई किया था, उसे देख लेते हैं। उसमें सेम है, ज़्यादा कुछ उन्होंने रिवाइज नहीं किया है। पहला परसेप्शन, सेम परसेप्शन जो अभी मैंने आपको समझाया, फिर इमिटेशन, मैनिपुलेशन, अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करना वो स्टार्ट कर देते हैं, प्रोसेशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। अब प्रोसेशन का मतलब समझते हैं, इसमें समझ लेते हैं एक बार। इसमें जो है लर्नर जो है वो स्टार्ट कर देता है परफॉर्म करना कॉम्प्लेक्स टास्क को, ठीक है। अच्छा, उसकी एरर जो है इसमें वो मिनिमाइज हो जाती हैं जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस होती रहती है, ठीक है। जैसे रिप्रोड्यूसिंग एक्शन विद कंट्रोल, एक्यूरेसी आने लगती है, एग्जैक्टनेस आने लगती है उसके काम में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकुलेशन की। तो आर्टिकुलेशन जो है वो एबिलिटी है लर्नर की, जिसमें वो कोऑर्डिनेट करता है एक सीरीज ऑफ फैक्ट्स के साथ एस्टेब्लिश करके एक सीक्वेंस या एक हार्मनी। जैसे परफॉर्मेंस को वो कर रहा है एक्यूरेसी के साथ, कंट्रोल के साथ, स्पीड के साथ, टाइम के साथ। तो सारी चीज़ें जो जितने भी कंपोनेंट्स अभी मैंने बोले हैं ना, कंट्रोल के साथ भी, एक्यूरेसी के साथ भी, स्पीड के साथ भी और टाइम को भी साथ में लेके चल रहा है। तो सारी चीज़ों के साथ जब वो मैनेज करना सीख जाता है, ठीक है, तो ये जब वो एबिलिटी अपने अंदर एस्टेब्लिश हो लेता है, ये सीक्वेंस, ये हार्मनी, उस स्टेज को हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। फिर आ जाता है नेचुरलाइजेशन, लास्ट स्टेज नेचुरलाइजेशन। अच्छा, नेचुरलाइजेशन जो है वो एबिलिटी है लर्नर की परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेटिकली। अच्छा, इस स्टेज पे फिर वो ऑटोमेटिकली और स्पॉन्टेनियसली एक्ट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जैसे पिछले वाले में कर रहा था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वो पे आके, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस जो है वो रूटीनाइज्ड हो जाती है, एक रूटीन में आ जाती है, परफॉर्मेंस नेचुरल हो जाती है और स्मूथ हो जाती है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें ऑर्गेनाइजेशन में और इसमें नेचुरलाइजेशन में, ठीक है। चलिए, ये बात रही, हेरोज का मॉडिफिकेशन हो गया, समझ में आ गया आपको। अब एक क्रिटिक देख लेते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, बीटी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स क्या हैं इसके। अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी आइडेंटिफाई करती है ग्रेट पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, एग्जामिन करती है करिकुलम अलाइनमेंट को, डिफ्रेंशिएट करती है ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ को ऑब्जेक्टिव्स में से, ठीक है, यूजफुल होती है टेस्ट डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ नेगेटिव्स हैं, एड्रेस नहीं करती क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज़ को एजुकेशन में, ठीक है। फोकस इसका जो है वो बिहेवियर पे ज़्यादा रहता है ट्रांसफॉर्मेशन से। ओवरलैपिंग तो बहुत ही ज़्यादा होती है, इतनी सारी एक्शन वर्ब्स हैं, सब थोड़ी ना
सबके ऐसा काम आ जाएगा, और कुछ कुछ आपस में रिलेट भी कर रहे हैं, कहीं किसी के जो एक्शन हैं, एक्शन वर्ब्स हैं एक दूसरे में लाई भी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, तो ओवरलैपिंग भी है। ठीक है, तो ये तो रही इसकी बात। इसके अलावा एक क्लास और बची है बस आपकी यूनिट 1 की, फिर यूनिट 1 से हम जो है फिनिश हो जाएंगे, यूनिट 1 एकदम कंप्लीट हो जाएगी हमारी, एंड हम यूनिट 2 जो है स्टार्ट कर लेंगे। एंड जो क्वेश्चंस हैं इसके, वो मैं आपको एक बार पूरी जो कंप्लीट हो जाए, एक बार कॉमर्स की पूरी ये सीरीज़ मैं आपको एक साथ यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन करा दूंगी, उसकी टेंशन आप मत लो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इफ़ यू गाइज वांट PDFs टू कमेंट वेदर यू लाइक माय वीडियो और वेदर यू लाइक माय सेशंस। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। चलिए, टिल देन, बाय बाय, बी सेफ।